नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। एमसीडी चुनाव नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सारे स्टेशनरी मालिक भी खुश हैं क्योंकि अगले 5 साल तक कैलकुलेटर की बिक्री का पक्का इंतजाम हो गया। दिल्ली की जनता ने एमसीडी चुनाव में नतीजा ही ऐसा दिया कि जो जीता वो भी खुश, जो हारा वो भी खुश और जो हाशिए पर रह गया वो भी खुश। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 134 वार्ड्स में जीत तो गई, लेकिन मेयर कौन बनाएगा इसे लेकर दावे और आपत्तियां खत्म नहीं हो पाई। देश की सबसे प्रतिष्ठित नगर पालिका के चुनाव में ऐसा नतीजा क्यों आया और कैसे आया, बताएंगे आज दिन की बड़ी खबर में। और यह भी बताएंगे कि जो गलती शीला दीक्षित से हो गई, क्या अमित शाह भी वही कर बैठे। ये हमने शीला दीक्षित और अमित शाह का सामने क्यों दिया। अंग्रेजी के मुहावरे में कहें तो क्या मेथड इन मैडनेस थी या दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि एमसीडी का विभाजन और फिर एकीकरण। इन सब के बीच नतीजे आए और अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद मांगा। इसका इस्तेमाल वो कहां करने वाले हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है ये आपको सब बताएंगे। लल्लन टॉप भी बताएगा कल सुबह से, यानी 8 दिसंबर की सुबह से। लेकिन अगर आप ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि इन प्रदेशों के हर जिले में जो रिपोर्टर्स की टीम गई उन्होंने जमीन पर क्या देखा, जो जीते उनका सीक्रेट सॉस क्या है और जो हार रहे थे वो कहां चूक गए, ये सब बताने के लिए हमारे साथ रिपोर्टर्स की टीम होगी और जुड़ना होगा आपको। तो 8 दिसंबर की सुबह 7 बजे से आप हमारी खास पेशकश जय जनादेश देखना मत भूलिए। इस लाइव प्रस्तुति में हमारे साथ विशेषज्ञ भी होंगे, नेता नगरी में जिन एक्सपर्ट्स को आप देखते हैं वो भी मौजूद होंगे, रिपोर्टर्स होंगे और मैं भी रहूंगा। चलिए, ये कल के लिए टीजर था, अब आज के मुद्दे पर आते हैं, बढ़ते हैं अपनी बड़ी खबर की तरफ। सबसे पहले दिल्ली के स्कोरबोर्ड पर गौर करिए। दक्षिणी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली की नगर पालिकाओं को मिलाकर अब जो महानगर पालिका बना दी गई उसमें वार्ड हैं 250, यानी बहुमत का आंकड़ा 126। वोटिंग हुई 4 दिसंबर को। आज 7 दिसंबर को अंतिम घोषित नतीजों के मुताबिक आम आदमी पार्टी जीती 134 वार्ड पर, भारतीय जनता पार्टी जीती 104 वार्ड पर और कांग्रेस को मिले 9 वार्ड, अन्य के खाते में 3 आए। आप जानते ही हैं एग्जिट पोल नतीजे का एक अनुमान होते हैं, सही भी निकलते हैं नहीं भी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि एमसीडी चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से इतने अलग आएंगे। तमाम एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को स्वीपिंग विक्ट्री, बड़ी मेजॉरिटी मिल रही थी। बीजेपी को अधिकतम सीटें जो दी गई थी वो 90 के करीब थी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने उन एग्जिट पोल्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन उम्मीदों से कम रहा। इसकी वजह क्या रही, इसका जवाब हम खोजेंगे। पर पहले आप ये जान लीजिए कि अपनी जिंदगी के बहुमूल्य 20 मिनट एक नगर पालिका, भले ही वो देश की राजधानी की क्यों ना हो, उसके चुनाव को समझने में आपको क्यों खपाने चाहिए। सबसे पहली वजह है रौला। देश की सड़कों पर डीएल पासिंग गाड़ी का रौला आपने देखा होगा, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। यही बात राजनीति पर भी लागू होती है। राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी और पार्टी बनाने के आकांक्षी नेता सब यही चाहते हैं कि वो किसी भी तरह दिल्ली में कहीं बैठ जाएं, चाहे वो कोई बोर्ड हो, नगर पालिका हो या फिर सूबे की सरकार, जिसे लेकर बहस चलती रहती है कि वो वाकई एक राज्य की सरकार है या उसकी शक्तियां बहुत कम हैं। फिर दिल्ली एमसीडी एक विशाल शहरी विस्तार है। यहाँ की घनी आबादी सिर्फ पार्षद नहीं चुनती, 7 सांसद और 70 विधायक भी चुनती है। कम मेहनत और संसाधन में यहाँ ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। इसीलिए दिल्ली के मामले में कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता वाली बात का महत्व बहुत ज्यादा है। तीसरा कारण है रोकड़ा, जी पैसा। 2022 में परसीमन के बाद नई तरह से गढ़ी गई दिल्ली नगर निगम का बजट है 15,276 करोड़ और ये पंचवर्षीय नहीं है, सिर्फ साल 2022-23 के लिए है। इतना पैसा अगर आप इसरो को दें तो वो 1 नहीं 2 नहीं पूरे 16 बार चंद्रयान 2 मिशन पूरा कर लेगा और तब भी पार्टी के लिए पैसा बच जाएगा। तुलना के लिए आपको कुछ और बड़ी नगर पालिकाओं का बजट भी बता देते हैं। नंबर 1 पर है बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी, जिसका बजट है 45,000 करोड़। दूसरे नंबर पर बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका, जिसका बजट है 10,478 करोड़। लेकिन अब इस पर एकीकरण के बाद दिल्ली की एमसीडी आ जाएगी। अगली लिस्ट में अगला नाम है ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी का, जिसका बजट है 6,150 करोड़। फिर नाम आता है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी केएमसी का, जिसका बजट है 4,410 करोड़ और ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन यानी जीसीसी का बजट है 3,481 करोड़। आपको यह सुनकर कुछ अचरज हो सकता है कि मुंबई का बजट दिल्ली से 3 गुना ज्यादा कैसे है और कोलकाता और चेन्नई का बजट बेंगलुरु और हैदराबाद से कम कैसे। इसका जवाब है परिसीमन।
एक शहर का मतलब हमेशा एक नगर पालिका नहीं होता। जैसे पुणे शहर में 2 नगर पालिकाएं हैं, पुणे महानगर पालिका यानी पीएमसी और पिंपरी चिंचवाड़ महानगर पालिका, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीसीएमसी। पूरे शहरी विस्तार को इकट्ठा रखकर एक नगर पालिका बना दी जाए तो मुंबई के बीएमसी जैसा भारी भरकम निकाय तैयार होता है। वहीं शहरी विस्तार को तोड़कर छोटे छोटे निकाय बनाए जाएं तो कोलकाता और चेन्नई जैसे उदाहरण सामने आते हैं। और सामान्य सी बात है, जितना बड़ा निकाय उतना ज्यादा बजट। अब ये परिसीमन है वो सिर्फ प्रशासन को ध्यान में रखकर नहीं होता, दूसरे भी कई फैक्टर्स होते हैं और इसीलिए बाकी जगहों की तरह दिल्ली में भी एमसीडी परिसीमन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इस पर हम शो में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाएंगे 2 दशक से भी ज्यादा समय से एमसीडी कवर कर रहे पत्रकार रामेश्वर दयाल की बात, जो बता रहे हैं कि दिल्ली एमसीडी के बजट में कैसा घालमेल चल रहा था। देखिए 2012 के अंदर ट्राइफर्केशन हुआ, 3 नगर निगम बनी, पूर्वी, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। उस वक्त ये था कि हमें उस वक्त एक्सपर्ट्स लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि आप 3 जो एमसीडी कर रहे हो, इससे इस बात की संभावना ज़्यादा है कि साउथ के अलावा नॉर्थ और ईस्ट के अंदर घाटा उठाना पड़ेगा। तो शीला दीक्षित ने ये वादा किया था कि जितना भी घाटा होगा उसे दिल्ली सरकार अदा करेगी। जब तक शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री रही वो घाटा पूरा होता रहा। अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद ये आरोप लगते रहे कि वो जो पैसा दिल्ली सरकार से मिलना था वो नहीं मिला। उससे क्या हुआ कि एमसीडी की हालत बहुत बुरी हो गई और जो एमसीडी के कर्मचारी थे उन तक को वेतन मिलना में परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात ये भी जुड़ी है, आप इतना बड़ा निकाय है, 1483 वर्ग किलोमीटर के अंदर एमसीडी है, 96% दिल्ली की आबादी जो है ना वो एमसीडी में रहती है, तो फिर क्या बात है, आपके पास रेवेन्यू की क्या समस्या है? रेवेन्यू की समस्या तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए विज्ञापन, इसके अलावा टोल टैक्स, इसके अलावा पार्किंग और इसके अलावा हाउस टैक्स, ये 4 जो है ना सबसे बड़े सोर्स हैं रेवेन्यू के एमसीडी के। और चारों के अंदर पिछले 15 साल से एमसीडी के नेता बोलो या ब्यूरोक्रेसी या शासन पूरे तौर पे फ्लॉप रहा है। आपको दुख की बात बताऊं, आपको हैरानी होगी कि दिल्ली के अंदर विज्ञापन कौन नहीं चाहता कि दिल्ली की सड़कों के ऊपर विज्ञापन लगाए? कौन कंपनी नहीं चाहती? सरकारी, गैर सरकारी, मल्टीनेशनल सब चाहते हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी कि विज्ञापन से जो रेवेन्यू है वो आगरा म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन या कानपुर म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन से कम है। तो आप समझ जाइए कि खेल क्या हो रहा है, बड़ी गड़बड़ है। पार्किंग के अंदर मामले में दिल्ली के अंदर पार्किंग, सैकड़ों पार्किंग है एमसीडी की, उसके अंदर कोई फायदा नहीं हो रहा। इवन हालात ये है कि ये जो टोल टैक्स वाला मामला उसके अंदर भी कुछ समझ में नहीं आता, और जो हाउस टैक्स है वो उसके अंदर मामला इतना गड़बड़ है कि जितना बिल बिजली कंपनियां दिल्ली वालों से लेती है उससे आधा घरों से एमसीडी कलेक्ट करती है। तो इसका मतलब वहाँ भी गंभीरता नहीं है। तो इसलिए इनका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट फेल है, एमसीडी का पूरा सिस्टम कोलैप्स होने को तैयार है। अब अरविंद केजरीवाल जी आ गए तो मुझे लगता है कि कुछ लाभ का मंजर बनेगा। बजट से इतर एमसीडी चुनाव का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दिल्ली के शहरी विस्तार की जिम्मेदारी सरकार के भीतर और बाहर कई स्तर पर बटी हुई है। कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। सभी जगहों की तरह दिल्ली में भी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। तो गृह मंत्रालय के तहत आने वाली शक्तियां सीधे केंद्र के पास। दिल्ली के वरिष्ठ नौकरशाह, जिन्हें हम सीनियर ब्यूरोक्रेसी कहेंगे, उन पर नियंत्रण के लिए अदालती लड़ाई चल रही है, लेकिन फिलहाल वो केंद्र के नियंत्रण में है। अगर ये स्थिति किसी ग्रामीण इलाके की होती तो राज्य सरकार कुछ हद तक मैदानी काम करती नजर आ सकती थी, लेकिन दिल्ली एक शहर है। इसका मतलब भारत के कानून के तहत यहाँ नगरीय निकाय होता है जो कि रोजमर्रा के काम करता है, मसलन सफाई, बिल्डिंग परमिशन आदि। ऐसे में दिल्ली सरकार में खुद बैठी पार्टी अपने आप को पूरी तरह सरकार कह तो सकती है, लेकिन उसके हाथ ऊपर और नीचे दोनों तरफ बंधे रहते हैं। इसीलिए दिल्ली में राजनीति करने वाली कोई भी पार्टी जितना महत्व विधानसभा चुनाव को देती है उतना ही एमसीडी को भी देती है। दर्शक ध्यान दें, ये सारी बातें दिल्ली के उन इलाकों पर लागू नहीं होती जो नई दिल्ली नगर निगम यानी एनडीएमसी और दिल्ली कैंट बोर्ड के तहत आते हैं। नई दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में ही लुटियंस जोन आता है, जहां राष्ट्रपति भवन, संसद आदि हैं, यानी भारत सरकार। इसीलिए एनडीएमसी का प्रशासन भी केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के पास होता है। राजनीतिक दखल होता है, लेकिन काफी कम। रही बात दिल्ली कैंट की, तो तमाम दूसरे कैंट्स की तरह ये इलाका भी सीधे रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। तो यहां तक आते आते ये बात साफ हो गई कि एमसीडी चुनाव का महत्व इतना ज्यादा क्यों है। अब आते हैं इस सवाल पर कि आज का स्कोर बोर्ड एग्जिट पोल नतीजों में कुछ अलग क्यों नजर आ रहा है एग्जिट पोल से। तो इसकी कहानी शुरू होती है साल 2012 में। इस साल तक पूरी दिल्ली के लिए एक ही नगर पालिका थी, लेकिन तभी परिसीमन करवाकर शीला दीक्षित सरकार ने इसे 3 हिस्सों में तोड़ा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम 104 वार्ड बने, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम यहां पर भी 104 वार्ड बने, और पूर्वी दिल्ली नगर निगम यहां पर वार्ड की संख्या थी 64। इन 3 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव हुए और नतीजे कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहे। उनको जो उम्मीद थी कि
वार्ड में और अलग अलग नगर पालिकाओं में विभाजन से उन्हें सत्ता मिल जाएगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का रिजल्ट आया तो भाजपा को मिली थी 59 सीटें, कांग्रेस को 29 सीटें, बसपा को 7 सीटें, अन्य को 9 सीटें। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की अगर हम बात करें तो यहां भाजपा को 44, कांग्रेस को 30, बसपा को 5, अन्य को 25 मिली थी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बात करें तो यहां भाजपा को 35, कांग्रेस को 19, बसपा को 3 और अन्य को 7 मिली थी, यानी तीनों जगह बीजेपी जीती। अप्रैल के महीने में हुए इन चुनाव में तीनों नगर निगम पर जब भाजपा की जीत हुई तो उसके कुछ महीने बाद नवंबर में उसी बरस अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया। इसके अगले बरस यानी 2013 में केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी नंबर 2 पर थी, पर कांग्रेस का सपोर्ट मिला और वो बहुमत के आंकड़े के पार चले गए। इसके बाद 2017 में जब तीनों एमसीडी के चुनाव हुए तब मुकाबला त्रिकोणीय था, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में थी। इसलिए हम आपको 2012 के नतीजे भी दिखा रहे थे ताकि आपको पिक्चर में तब्दीली नजर आए। इस बरस 2017 में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नतीजे आए तो भाजपा को मिली 64 सीटें, कांग्रेस को 16, आम आदमी पार्टी को 21, अन्य के खाते में आई 3 सीटें। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की बात करें तो भाजपा को मिली 70, कांग्रेस को 12, आप को 16 और अन्य को 6। पूर्वी दिल्ली नगर निगम भाजपा को 47, कांग्रेस को 3, आम आदमी पार्टी को 12 और अन्य को 2। ये आंकड़ा 2 चीजें बता रहे थे। पहली ये कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ दूसरी बार एमसीडी जीत गई बल्कि उसने अपना प्रदर्शन बेहतर किया। दूसरी बात, कांग्रेस का सुपड़ा भले साफ नहीं हुआ लेकिन आम आदमी पार्टी ने उससे प्रमुख विपक्षी दल की जगह छीन ली। अब अगला मुकाबला हो रहा था भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी, 2 मजबूत पार्टियां जिनके पास 2 मजबूत नेता थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दूसरी बार तब तक वो दिल्ली की मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ चुके थे 2022 में जीतने के बाद। अब 2022 पर आते हैं। 5 बरस में एमसीडी के लिहाज से कहें तो यमुना में पानी और बहुत सीवेज भी बह चुका था। बाकी इसकी सफाई के इर्द गिर्द जो सियासत है वो तो हर बरस चलती ही रहती, चुनाव आए या ना आए। अरविंद केजरीवाल एक और बार मुख्यमंत्री बन चुके थे अब तक और नरेंद्र मोदी एक और बार प्रधानमंत्री बन चुके थे। इस साल 5 राज्यों में चुनाव होना था 2022 में, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब। किसान आंदोलन और फिर कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की छाव में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, ये किसी से छिपा नहीं था और नतीजे भी इसकी पुष्टि करते नजर आए। इसीलिए आम आदमी पार्टी दिल्ली की तीनों एमसीडी के जो अब एकीकृत हो गई हैं, इसके चुनाव के लिए आत्मविश्वास से भरी हुई थी। लेकिन चुनाव का ऐलान जो पहले से नियत समय था उसमें नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ? चुनाव का ऐलान टल गया और फिर खबर आई कि परिसीमन होगा, दिल्ली की तीनों नगर निगम को एक कर दिया जाएगा और बनेगी एक नई और बड़ी एमसीडी। आम आदमी पार्टी तिलमिलाई लेकिन उसके हाथ में कुछ था नहीं। प्रचार शुरू हुआ। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ रही भाजपा ने दिल्ली एमसीडी के लिए अपने टॉप ब्रास को उतार दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष नड्डा तक ने प्रचार किया। बांग्ला इलाकों में प्रचार के लिए गई लॉकेट चटर्जी, यूपी से भी कई नेता आए। दूसरे इलाकों में तेजस्वी सूर्या भी गए। भाजपा ने साफ कर दिया वो उसे नगर पालिका का चुनाव नहीं मानती, पूरी तरह से गंभीर है। इस बीच कूड़े के पहाड़ों की यात्रा शुरू हुई। अरविंद केजरीवाल कूड़े के पहाड़ों पर जाकर भाजपा को कोसने लगे, उनके साथ आपके दीगर नेता और समर्थक भी। और जब एक पार्टी के समर्थक पहुंचते तो दूसरी पार्टी वाले पीछे कैसे रहते, और तब होती धक्का मुक्की। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बातें फ्रीबीज, शिक्षा और राशन की हुई, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई था तो कूड़ा और सफाई। इसी माहौल में मतदान हुआ और अब आए नतीजे। आम आदमी पार्टी को 134 वोट्स में जीत मिली। इन्हें कैसे देखा जाए, सुनिए दिल्ली पर नजर रखने वाले पत्रकार कुमार कुणाल से। इस चुनाव को अगर अलग अलग नज़रियों से देखें तो अलग अलग चुनाव मालूम पड़ता है। सबसे पहला तो अगर हम आम आदमी पार्टी के नज़रिए से देखते हैं तो उन्हें उम्मीद थी कि एक बहुत बड़ी जीत मिलेगी, यानी जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा चुनाव में स्वीप किया था कुछ उसी तरीके का बहुमत उनको मिलेगा एमसीडी में भी, क्योंकि उसकी 2 वजहें थी। एक तो कि बीजेपी के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, तो उनको उम्मीद थी कि 200 से पार चली जाएगी, क्योंकि एक तो अरविंद केजरीवाल का नाम है, दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है कि बीजेपी के खिलाफ बहुत नाराजगी है। लेकिन आम आदमी पार्टी को जीत तो मिली है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी उसे उम्मीद थी। अगर हम बीजेपी के नज़रिए से देखें तो बीजेपी निराश जरूर होगी कि इस बार चौथी बार उसको बहुमत नहीं मिला है। लेकिन क्या वाकई वो निराश है? जब हम देखते हैं पूरे चुनाव को परिदृश्य में, तो जब अप्रैल में चुनाव टाले गए थे उस समय ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, वो बिल्कुल कहीं नहीं बच पाएगी, और शायद इसी वजह से परिसीमन को करना पड़ा और तमाम चीज़ें करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद पिछले 1 महीने में जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव लड़ा, उसने अपना आंकड़ा कहीं बढ़ा लिया है। तो ये एक बात समझ में आती है कि बीजेपी हारने के बावजूद खुश है, उसके यहाँ पर जश्न मन रहा है।
जो तीसरी पार्टी है, जो कि न इधर की रही न उधर की रही, कांग्रेस के हिसाब से अगर हम देखें तो एक तरीके से उसे सीट बहुत ज़्यादा नहीं मिली है, लेकिन डबल डिजिट में आना यानी 10-11 सीटें लेना भी उसके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से कामयाबी की बात है। वो इसलिए कि मुस्लिम बहुल इलाकों में उसे अच्छा समर्थन हासिल हुआ है और उसने वहाँ पर आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ा है। तो वो कहीं ना कहीं खुश होगी कि आम आदमी पार्टी, जिसने उसका पूरा सफाया कर दिया दिल्ली से, उसको कुछ ना कुछ उसकी गाड़ी रोकने में, उसकी गाड़ी पर ब्रेक लगाने में कांग्रेस कामयाब हुई है। तो ये लबोलुआब है इस पूरे चुनाव नतीजों का। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ संदेश, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज पब्लिक ने जरूर दिया है। पर आखिरी मैसेज तो यह है कि कुल जमा सत्ता का परिवर्तन होना है। इसीलिए हमने आम आदमी पार्टी की जीत के क्या मायने हैं, इस पर डॉक्टर रामेश्वर दयाल, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात की। सुनिए। एमसीडी आम आदमी पार्टी को वोट कौन करता है? आम आदमी पार्टी को वोट करने वालों में नंबर 1 अनऑथराइज कॉलोनी, नंबर 2 पुनर्वास कॉलोनी एंड 3rd झुग्गीज। ये जो 3 पैटर्न है ये आम आदमी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी ने इनको सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाया है। बिजली 200 यूनिट तक फ्री, पानी हाफ, और जो महिलाओं को बस में जो फ्री मिला है, ये तीनों फैक्टर बहुत काम किए हैं। इस फैक्टर ने अरविंद केजरीवाल जी को फायदा पहुंचाया है। और जो करप्शन कहते हैं एमसीडी में, जो बीजेपी के टाइम में था वो था, तो केजरीवाल जी जो है वो जीत गए। ये 3 फैक्टर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, मैं मानता हूँ। एक सवाल परसीमन को लेकर भी लगातार पूछा जा रहा है और इस पर दिल्ली में खूब बहस भी हुई थी, लेकिन क्या ये पहली बार हुआ? और जब पिछली बार हुआ था तब नतीजे क्या रहे थे? सुनिए। देखिए, ये एक सामान्य सा सवाल है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा दांवपेच नहीं है। शीला दीक्षित जी ने जब इसका ट्राइफर्केशन किया, जब 3 नगर निगम बनाई, तो उसके पीछे अपने सरकार के स्वार्थ होते हैं, सत्ता पक्ष के हमेशा स्वार्थ होते हैं। उन्होंने 3 बनाई थी इसलिए कि तीनों में अलग अलग कांग्रेस आएगी, अच्छी तरह काम काज होगा। वो उसमें सफल नहीं हो पाया, गलती से तीनों के अंदर बीजेपी आ गई। इसी तरीके से ये अभी जो परिसीमन हुआ है, इसके अंदर भी सीधे सीधे पीछे सत्ता पक्ष का हाथ है। सत्ता पक्ष की रणनीति थी, उन्होंने कई सीटों के अंदर जो ना झुग्गी वाले अलग निकाल दिए, कई वार्ड झुग्गी वाले कर दिए, कई कॉलोनी वाले कर दिए। तो ये हमेशा सत्ता पक्ष जो है ना इस तरीके के काम करता रहा, ये कोई नई बात नहीं है। और इस बार भी सत्ता पक्ष ने पूरी कोशिश की थी कि इस तरीके से परिसीमन कर दिया जाए कि वो सब कुछ उसके लाभ के लिए हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया और दांव उल्टा पड़ गया। डॉक्टर दयाल ने सत्ता पक्ष की तरफ इशारा किया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बात को सीधे भाजपा का नाम लेकर कहते हैं, पर क्या इस बात में दम है? क्या सिर्फ नक्शा बदलने से चुनाव का नतीजा बदल जाता है? सुनिए एक और एक्सपर्ट को। तो परिसीमन का अगर हमको सीधे फायदा नहीं दिखाई पड़ता है, तो बीजेपी के अगर हम आंकड़ों को देखेंगे तो उसमें दिखाई पड़ता है कि परिसीमन से कुछ ना कुछ बीजेपी को हासिल हुआ है। खासतौर पर ऐसे इलाकों में जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं, वहां परिसीमन की वजह से अच्छी खासी सीटें बीजेपी ने जीती हैं। दूसरी बात कि क्या इस परिसीमन को लेकर के और भी कोई दिक्कत है? जो परिसीमन के हिसाब से अगर हम देखें तो परिसीमन में वोटरों की तादाद एक तरीके से 65,000 प्रति वार्ड होनी चाहिए थी। कई जगहों पर 90,000 भी दिखाई पड़ा है, कुछ जगहों पर 40,000 भी दिखाई पड़ा है। तो ये जो है थोड़ा ऊपर नीचे का परिसीमन रहा है, यानी जो 40,000 का वार्ड है उसको भी, उसके पार्षद को भी उतना ही फंड मिलेगा जितना 90,000 वाले के पार्षद को मिलेगा। तो जो ज्यादा जहां आबादी है उसके साथ न्याय नहीं है, उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उसको उतने पैसे में ही लगभग दोगुनी आबादी को वही सेवा देनी पड़ेगी जो 45,000 वाले भी उसी पैसे में चला रहे हैं। दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत तो गई है, लेकिन उसे एक बड़ा विपक्ष मिल गया है। फिर दिल्ली एमसीडी में दल बदल कानून लागू नहीं होता, इसीलिए भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों नर्वस हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि पार्षद जी जब जो चाहे कर सकते हैं और उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। फिर दिल्ली एमसीडी में व्हिप या सचेतक भी नहीं होता, जिसका कहा ना मानने पर पार्टी कार्रवाई कर पाए। ऐसा क्यों है, इसका स्पष्ट जवाब तो नहीं, लेकिन ये साफ है कि इस चूक को सुधारने की कोशिश नहीं की गई है। सुनिए। हाँ नहीं, ये तो हैरानी की बात भी है और अजीब बात भी है कि ये जो है एंटी डिफेक्शन बिल जो है, वो ये सिस्टम है वो सब जगह लागू, विधानसभा में भी लागू है, वो लोकसभा में भी लागू, पूरे देश के अंदर, और हर राज्य के अंदर एमसीडी में नहीं है। ठीक है, शुरू से नहीं है, लेकिन अभी जो दोबारा से जो रूल और बायलॉज बनाए गए थे उसके अंदर हमें लगा था कि उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कोई हमें संदेश नहीं मिला, कोई पता नहीं चला। इसके अंदर क्या है कि अगर किसी पार्षद ने वो बीजेपी से चुनाव लड़ा और वो बीजेपी पार्टी से जीत गया,
1 साल बाद या 2 दिन बाद वो बीजेपी छोड़ के अगर वो आम आदमी पार्टी में चला जाता है तो रिकॉर्ड में वो बीजेपी का रहेगा। फिर वो आम आदमी पार्टी छोड़ के वो कांग्रेस में चला जाता है, वो फिर भी रिकॉर्ड में बीजेपी में रहेगा। वो फिर लौट के भी कहीं आ जाएगा, वो बीजेपी में रहेगा। तो शुरू में आपकी जो मोहर लग गई, आप जिस पार्टी से जीते हो वो पार्टी आप वही पार्टी और वही नाम आपका रहेगा। कोई दल बदल का कानून, कोई आपकी सदस्यता रद्द नहीं हो रही। आप किसी को भी वोट दें, किसी को भी वोट ना दें, पार्टी आपके खिलाफ एक्शन कर सकती है, लेकिन एमसीडी शासन या एमसीडी का शासन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साफ है कि अगर मेयर का चुनाव ध्वनिमत से होता है तभी कोई पार्टी अपने संख्या बल पर चुनाव जीत पाएगी। अगर ये सीक्रेट बैलेट से हुआ तब फ्लोर मैनेजमेंट देखने को मिलेगा और ये ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, चाहे कोई कितना जोर लगा ले। फिर दिल्ली में एमसीडी का कार्यकाल तो 5 साल का होता है, लेकिन मेयर 5 बार चुना जाता है। जी, हर साल मेयर का चुनाव होता है और हर साल दिल्ली की पार्टियां माननीय पार्षदों का रूठ ना मनाना झेलती हैं। फिर दिल्ली की अलग अलग जोन्स के चुनाव भी होते हैं जिसमें पार्षद वोट डालते हैं। तभी तो दिल्ली में कोई वेतन ना पाने वाले पार्षद चुनाव जीतने के लिए बेतहाशा पैसा खर्च कर देते हैं, क्योंकि जनता की सेवा का फल उन्हें मिलता रहता है। फिर बिल्डिंग परमिशन जैसे छोटे मोटे काम तो होते ही हैं। इसीलिए जिस तरह के आंकड़े नजर आ रहे हैं उसमें ना आम आदमी पार्टी बहुत खुश है और ना ही भाजपा बहुत हतोत्साहित। इसीलिए हमने भी कहा था स्टेशनरी वालों का धंधा चलता रहेगा, क्योंकि कैलकुलेटर की ज़रूरत हर कुछ महीने में पड़ती रहेगी। लेकिन फिलहाल केजरीवाल जीत का ही इजहार कर रहे हैं, सुनिए। दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। अब दिल्ली को साफ करना है, कूड़ा ठीक करना है कि नहीं करना है? इसमें सबकी ड्यूटी लगेगी, अकेले हमसे नहीं होगा। दिल्ली के 2 करोड़, अपना ये परिवार है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का परिवार है। 2 करोड़ लोग हम सारे मिलकर दिल्ली की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्त ने अपनी बात रखी, सुनिए। जिस तरह नेक टू नेक फाइट हुई है, हमने 15 साल के एमसीडी में सत्ता के बावजूद दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया है, हमें समर्थन दिया है और हम भारतीय जनता पार्टी को लार्जली उन्होंने सपोर्ट किया है। लगे हाथ कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता आलोक शर्मा की बात भी सुन लेते हैं। वैसे जयराम रमेश कह चुके हैं लक्ष्य चुनाव नहीं है, लेकिन एमसीडी तो चुनाव ही था और पार्टी लड़ी भी। इसके बाद पार्टी क्या सोच रही है, नेताजी से सुनिए। देखिए, बिल्कुल जिस कांग्रेस ने पूरी दिल्ली के स्वरूप को बदला, शीला दीक्षित जी ने 15 वर्षों में जिस तरह से वर्ल्ड क्लास सिटी की तरफ इसको डाइवर्ट किया और उसके बाद 15 साल का भ्रष्टाचार बीजेपी का, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने 3-3 महीने, आज पॉल्यूशन का लेवल क्या है, यमुना साफ हुई कि नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है तमाम मुद्दों पर दिल्ली की जनता शायद कहीं ना कहीं इन लोगों ने, दोनों पार्टियों ने अपने विज्ञापनों से उसको कहीं ना कहीं वंचित किया कि वो असली मुद्दों पर वोट करे। और जिस तरह का माहौल रहा, एक तरफ था वो कह रहा था कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, मैंने फ्री दिया, दूसरी तरफ पार्टी कह रही थी कि हम हिंदू हैं। इसके अलावा कॉरपोरेशन में कोई मुद्दा ही नहीं चल पाया। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली की जनता ने बहुत चिंतन और मनन से वोट दिया होगा, हम ऐसा मानते हैं, और जो भी फैसला उन्होंने किया है दिल्ली की जनता ने, हम उसका सर झुकाकर स्वीकार करते हैं। आपने तीनों पार्टियों का पक्ष सुन लिया। अब वोटिंग परसेंटेज पर थोड़ा आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, क्योंकि तुलना होती है कि 2017 या 2017 में जब एमसीडी के पिछले चुनाव हुए थे या 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उसके मुकाबले किस तरह का स्विंग हुआ। कुछ आंकड़े हैं, आपको बताता हूँ। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में मिले थे 36% वोट, लेकिन तब कांग्रेस की स्पेस पूरी तरह से श्रिंक नहीं हुई थी। बीजेपी को 36% मिले थे, आम आदमी पार्टी को लगभग 25% और कांग्रेस को लगभग 21%। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला था जिसमें बीजेपी तीनों एमसीडी में जीती थी। फिर आते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव। बीजेपी का वोट शेयर 2% बढ़ता है और होता है 38%, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट शेयर दोगुने से ज्यादा हो जाता है। 25% से बढ़ के वो 53% पर आ जाते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस का वोट शेयर 1/5 हो जाता है और वो आ जाते हैं 4.25% पर। तो अब मुकाबला है 38 बनाम 53 बनाम 4.25 का।
अब ये 2020 का आंकड़ा हुआ, 2022 के आंकड़े पर आए तो कांग्रेस के मुकाबले और आम आदमी पार्टी के मुकाबले बीजेपी सबसे पहले अपना वोट शेयर बढ़ाती है मार्जिनली। विधानसभा चुनाव में 2020 के उनका वोट परसेंटेज था 38% और अब होता है 39%, यानी 1% का इजाफा होता है। कांग्रेस जो 4.25% पर थी वो 12% पर पहुंचती है, यानी 3 गुना का लगभग इजाफा होता है, 2.5-3 गुना का इजाफा। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 11.5% के लगभग घटता है विधानसभा चुनाव के मुकाबले। 53.8% था ये विधानसभा चुनाव में और अब 42.05 पर पहुंचा। ये जो 11.5% की घटत है, इसकी कई व्याख्याएं हो रही हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पर ज्यादा समय देना चाहिए था? क्या वो गुजरात में ज्यादा व्यस्त थे? क्या बीजेपी पर जो एक इल्जाम लगता है कि उनकी ये नीति कामयाब हो गई कि जब विपक्षी गुजरात और हिमाचल में व्यस्त हैं उसी समय यहां पर भी चुनाव करवा दिए जाए। हालांकि बीजेपी के पक्षकार कहेंगे कि चुनाव कब होगा ये पार्टियां तय नहीं करती हैं, रूलिंग पार्टियां भी तय नहीं करते हैं, ये तो चुनाव आयोग वगैरह तय करते हैं। तो ये दोनों तरफ के मत हैं। इन सब के बीच ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी ने, जो विनिंग पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसने एग्जिट पोल जैसी परफॉर्मेंस नहीं दी, क्योंकि टिकट वितरण के समय सिर्फ कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा गया था, संसाधन संपन्न कार्यकर्ताओं का या दावेदारों का भी खूब ध्यान रखा गया था। इस तरह की बातें भी पत्रकारों से बातचीत में सामने आ रही हैं। पर कुल जमा दिल्ली ने अपनी छोटी पंचायत के लिए जनादेश दे दिया है। आम आदमी पार्टी को बहुमत से ज्यादा पार्षद मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत विपक्ष का जनादेश मिला है और कांग्रेस तो खुद ही कह रही है कि उसकी दिलचस्पी चुनाव से ज्यादा देश जोड़ने में है, तो उस पर हम अलग से व्याख्याएं नहीं करेंगे। दिल्ली एमसीडी के नतीजे ये भी स्थापित करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपनी पिछली विफलताओं से सबक लेते हुए इलेक्शन मैनेजमेंट को कुछ मजबूत भी किया है, क्योंकि वो दिल्ली तो लगातार जीत रहे थे विधानसभा के संदर्भ में, लेकिन एमसीडी में पहली बार फतेह हासिल की है। वोटरों ने यह भी कहा कि अब कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा, क्योंकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है और ऊपर विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी है। रही बात भाजपा की, तो वो इस बात पर संतोष कर सकती है कि एग्जिट पोल के मुकाबले उसका परफॉर्मेंस बेटर रहा। ये थी दिन की बड़ी खबर। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी हमारी जेब से जुड़ी। आज आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो रेट में 0.35% का इजाफा, इससे रेपो रेट 5.90% से बढ़कर 6.25। रेपो रेट यानी वो दर जिस पर आपके बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं, और रिवर्स रेपो रेट यानी वो दर जिस पर आरबीआई आपके बैंकों से कर्ज लेता है। रेपो रेट बढ़ने का आपकी जेब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आपको होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ज़्यादा ईएमआई चुकानी है, तो इस साल मई से अब तक रिजर्व बैंक 5 बार रेपो रेट बढ़ा चुका है। और मैंने कहा कि रिवर्स रेपो रेट यानी कि आरबीआई बैंकों से कर्ज लेता है, नहीं, रिवर्स रेपो रेट मतलब आरबीआई उन बैंकों को कितना उनके जमा पर ब्याज देता है। रिजर्व बैंक 5 बार रेपो रेट बढ़ा चुका है, कुल मिलाकर 2.25%। हालांकि इसमें अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। तो आरबीआई का ये कहना है कि हम महंगाई को घटाने के लिए कमिटेड हैं, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने, हमें याद होगा कुछ समय पहले हमने लल्लन टॉक पे ही इस बात का जिक्र किया था कि सरकार और आरबीआई के बीच में, बल्कि आरबीआई को जवाबदेही करनी पड़ी कि भाई आप महंगाई पर क्यों नहीं लगाम कर पा रहे हैं, जिसका कारण एज एन एनालिस्ट मैंने ये बताया था कि ये महंगाई सप्लाई ड्रिवन है, डिमांड ड्रिवन महंगाई पर इंटरेस्ट बढ़ाने का ज्यादा असर पड़ता है, तो इसका कम असर पड़ रहा है। तो आरबीआई ने पर ये अपना कमिटमेंट दोहराया है कि वो महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कमिटेड है जब तक महंगाई 6% से नीचे नहीं जाती, जो कि आरबीआई का बैंड है। 2 से 6% आरबीआई का एक बैंड है, टॉलरेंस लेवल जिसको हम कहते हैं। जब तक ये उसके अंदर नहीं आती है तब तक के लिए ये रेपो रेट आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ता दिखेगा। ये हो सकता है कि अगर अब नवंबर और दिसंबर की महंगाई 6% के आसपास आ जाए या 6.25 के आसपास पहुंच जाए, तो हो सकता है कि आने वाली पॉलिसी मीटिंग में, हम जानते हैं कि ये पॉलिसी मीटिंग हर 2 महीने बाद होती है, अगली पॉलिसी मीटिंग फरवरी में होनी है, ये हो सकता है कि फरवरी की मीटिंग में ये रेट आपको 25-35 की बजाय 25 बेसिस पॉइंट या 20 बेसिस पॉइंट बढ़ता हुआ दिखे। ये संभव है, पर फिलहाल ईएमआई बढ़ती हुई दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेपो रेट बढ़ता है
तो बैंक को अपना जो लोन का रेट है वो बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी ईएमआई बढ़ती दिखेंगी, भले ही अब उसकी रफ्तार थोड़ी सी कम होगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी घटाया है। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान 7 से घटाकर 6.8% कर दिया। बैंक ने सितंबर में भी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया था। अपने बयान में गवर्नर ने यह भी कहा कि ग्रोथ रेट के अनुमान में कमी के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अगली सुर्खी ये संसद से है। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह शीतकालीन सत्र अहम फैसलों के लिए जाना जाएगा। इस सत्र में देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को आगे बढ़ाने के नए नए अवसर, उन सबको ध्यान में रख करके कई महत्वपूर्ण निर्णय इस सत्र में करने का प्रयास होगा। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल्यवृद्धि करेंगे। सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज पहली बार राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन किया। प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के अन्य सदस्यों ने उनका अभिनंदन किया। वहीं लोकसभा की कार्यवाही हमेशा की तरह दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि से शुरू हुई। इसके बाद सदन 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया। कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने विपक्षी सांसदों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। चौधरी ने कहा कि संसद की परंपरा खत्म करते हुए विपक्ष से सभी सुविधाएं छीनी जा रही हैं। बयानबाजी से इतर दोनों सदनों में आज कई बिल भी पेश किए गए, जिनके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारा कार्यक्रम संसद में आज जरूर देखें। जितने दिन संसद चलेगी आपको ये कार्यक्रम बताएगा इसके बारे में। तीसरी सुर्खी केरल हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने गर्ल्स हॉस्टल में कर्फ्यू टाइमिंग को लेकर प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। कहा कि बंद करना है तो हॉस्टल में लड़कों को बंद करिए, क्योंकि वे समस्याएं खड़ी करते हैं, और लड़कियों को आजाद रहने दें। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें यह प्रावधान किया गया कि कोझिकोड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लड़कियों को रात 9:30 बजे तक हॉस्टल में लौटना होगा। इस टाइमिंग के बाद वे हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कुछ लड़कियों ने इस नोटिफिकेशन के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लाइव ब्लॉग की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि बंद करना है तो लड़कों को बंद कीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे समस्याएं खड़ी करते हैं। लड़कों पर रात 8 बजे के बाद का कर्फ्यू लगाएं, लड़कियों को आजाद घूमने दें। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि लड़कियों के माता पिता की मांगों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया था। इस पर कोर्ट ने कहा सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कैंपस को सुरक्षित बनाए, और इसके लिए लड़कियों के हॉस्टल में कर्फ्यू लगाना सही नहीं है। अगली सुनवाई अगले हफ्ते गुरुवार 15 दिसंबर को होगी, पर हमें लगा कि ये टिप्पणी प्रगतिशील थी, इसलिए आपको जरूर बताया जाए। ललन टॉप शो में आज इतना ही, पर जाने से पहले आपके नाम ये एक वीडियो जो आया है देश के सुदूर पूर्वी राज्य से, नागालैंड से। हॉर्नबिल महोत्सव का वीडियो है। कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर किसामा गांव में हर साल 1 से 10 दिसंबर तक ये त्यौहार मनाया जाता है, ताकि नागा जनजातियां और उनकी संस्कृति, इसके बारे में पूरे देश दुनिया को बताया जा सके। त्यौहार का नाम हॉर्नबिल चिड़िया के नाम पर है, जिसे नागा जनजाति में पवित्र माना जाता है। इस साल इस त्यौहार के उद्घाटन में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। इसमें अब तक 66,000 से ज़्यादा लोग पहुंच चुके हैं। विविधताओं से भरे इस देश में संस्कृति इस रंग के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, लेकिन 8 दिसंबर को सुबह सवेरे ही मुलाकात हो जाएगी। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, और अगर आप लाइव चैट पर हमसे बतियाना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर हम और हमारे जो रिपोर्टर साथी, एंकर साथी हैं, वो रोजाना आपसे बात करेंगे, आपके सवालों के लाइव जवाब भी देंगे। ये सब होगा ऐप पर। शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।